आजकल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग प्रोसीजर हार्ट के ब्लॉकेजेस में एक काफ़ी कॉमन प्लेस प्रोसीजर माना जाता है। इंडिया में काफ़ी छोटे शहरों में भी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग प्रोसीजर की पेनिट्रेशन हो गई है। बहुत सारे पेशेंट्स को अब बड़े शहरों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कराने के लिए। ये समझने की बात मगर ज़रूरी है कि एंजियोप्लास्टी इटसेल्फ एक एंड पॉइंट नहीं है। एंजियोप्लास्टी के बाद बहुत सारी हिदायतें होती हैं जो कि पेशेंट्स को समझनी चाहिए कि वो आगे स्टेंट से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। मैं इसको यूजुअली अपने पेशेंट्स को एक रूल ऑफ हैंड या रूल ऑफ 5 फिंगर्स या रूल ऑफ 5 कह के बयान करता हूँ। मुख्य तौर पे ये 5 ऐसी हिदायतें होती हैं जो पेशेंट्स को रेगुलरली फॉलो करने की आवश्यकता होती है। मैं पेशेंट्स को अक्सर ये भी कहता हूँ कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद डॉक्टर ने अपना जो मेजर रोल है, कार्डियोलॉजिस्ट ने जो अपना मेजर रोल है वो फुलफ़िल कर दिया है। इसके बाद ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेशेंट की हो जाती है कि वो आगे फॉलोअप में इन हिदायतों को फॉलो करे। उसमें जो पहली हिदायत होती है वो ये होती है कि किसी भी हालात में अपनी दवाई को ना मॉडिफाई करना है, ना अपने आप बंद करना है, ना किसी की एडवाइस पे कहे सुने पे दवाई को किसी तरह से डिसकंटिन्यू करना है। इसमें खून पतला करने की दवाइयों का खासकर मेंशन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स माइनर ब्लीडिंग होने के कारण या डेंटल प्रोसीजर के पहले या किसी के कहने पे कि भाई अब दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहने पे अपने आप दवाइयों का डोजेज ऊपर नीचे करते हैं, जिससे एक्चुअली ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेकंड चीज़, बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हम डॉक्टर साहब कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं उनको जनरली ये एडवाइस देता हूँ कि आप मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज एंजियोप्लास्टी होने के तुरंत बाद से शुरू कर सकते हैं। ऐसे बिस्तर पे लेटे रहने की या बिस्तर पे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर केसेस में, मगर भारी काम नहीं करना है कम से कम 1 महीने तक। भारी काम का मतलब ये है कि जो जिम जाते हैं उन्होंने वेट्स नहीं उठाने हैं, बहुत ज़्यादा भार उठा के स्टीप स्लोप्स पे नहीं चढ़ना है, ट्रैकिंग पे नहीं जाना है, बट रूटीन वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग टाइप की एक्सरसाइज एक रोगी जो है वो विदिन 2-3 डेज़ शुरू कर सकता है। तीसरी हिदायत मेरी होती है डाइट के बारे में। अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डाइट में क्या बंद कर देना है और क्या शुरू करना है। उसमें भी मेरी एडवाइस मॉडरेशन की होती है। मैं जनरली ये नहीं एडवाइस करता किसी को कि जो इंसान एक बचपन से डाइट खाता आ रहा है उसको पूरी तरह से किसी भी चीज़ को बंद किया जाए, मगर जो भी आप खाते हैं उसको अगर 25-30% इनटेक में कम कर देंगे तो शरीर भी हल्का रहेगा, बेनिफिट भी रहेगा और एक्सरसाइज और एक किस्म से लाइटनेस बनी रहेगी जिससे एक्टिविटी बरकरार रह सके। चौथी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है वो ये होती है कि अपने किसी भी सिम्टम को स्टेंटिंग प्रोसीजर के बाद छुपाना या दबाना नहीं है। ये आपको चाहे लगे कि रात में 2 बजे जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ है ये हो सकता है गैस की वजह से हो सकता है बदहज़मी की वजह से हो, मगर ये दोबारा एक हार्ट की बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। इसलिए चाहे इस एक पेशेंट को 5 या 10 बारी ECG कराना पड़े, उससे हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बनस्पत इसके कि कोई नुकसान हो जाए पेशेंट का कि इग्नोर कर दिया कि रात में बहुत 2 बजे सिम्टम हुआ है, ठंड बहुत है, इस समय कौन जाके डॉक्टर को डिस्टर्ब करेगा या कौन जाके डॉक्टर से एडवाइस लेगा। और पांचवी और एक और महत्वपूर्ण एडवाइस ये होती है कि रेगुलरली जैसे भी आपका कार्डियोलॉजिस्ट कहे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी से वो कहें, रेगुलरली फॉलोअप के लिए ज़रूर आना है। वो चाहे मंथली विजिट्स हों, चाहे 3 मंथली कुछ ब्लड टेस्ट हों या 6 मंथली ईयरली स्ट्रेस टेस्ट हों, इनको ज़रूर फॉलोअप करना है, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में। तो जैसे मैंने कहा कि रूल ऑफ 5 होता है। 5 का मतलब है कि रेगुलरली दवाइयाँ खानी हैं, डाइट को हल्का रखना है, रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, अपने रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है और किसी भी सिम्टम को छुपाना या दबाना नहीं है। थैंक यू।